हेलो एवरीवन। सेंटर ऑफ मास चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले वाले चैप्टर में जो आपने पढ़ा था कुछ क्रक्स पॉइंट में आपको रिकॉल करा देता हूँ। उस पर अपने मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इनको हम लोग यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखा था कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सो यूनिफॉर्म का मतलब होता है डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, वेदर इट्स लीनियर मास डेंसिटी और सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। यहाँ पर जो एग्जांपल पिक किया गया है वो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। और हम लोग रॉड का केस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ एल दी गई है, x=0 से लेकर के x=l तक है। इसका मतलब इसकी लेंथ एल दी गई है। इसका सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना हो तो ये हमको पहले जानना पड़ेगा कि ये किस तरह की रॉड है। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर आता है। ये हम लोगों ने प्रूव किया था, x=l/2 पर इसका सेंटर मास आता है ना। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी लाई कर सकता है, बिटवीन दिस एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम, इसके बीच में कहीं भी लाई कर सकता है अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, इन दो एक्सट्रीम के बाहर नहीं लाई करेगा, बट यस इसके बीच में एल डिस्टेंस के बीच में कहीं भी लाई करेगा। सो इट ऑल विल डिपेंड कि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिया गया है, दैट मीन्स उसकी डेंसिटी किस तरह से दी गई है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जितने भी नॉन यूनिफॉर्म केसेस के होंगे क्वेश्चंस वो आप डील कर सकते हो, ठीक है। सो इट सेज कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना ऑफ अ रॉड, ऑफ कोर्स इट्स अ रॉड, वन डायमेंशन है। रॉड का मतलब वन डायमेंशन हो गया। हैविंग लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको ऑलरेडी दे दिया गया। So it is lambda is equal to lambda naught x, where lambda naught is a constant, x is a distance from one end. So वो जो end बोला गया है वो ये फर्स्ट एंड है। इस एंड से x डिस्टेंस पर जाने पर जो डेंसिटी आती है उस डेंसिटी के बारे में बताया। तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करें कि क्या इसका मीनिंग जा रहा है, इसका मीनिंग ये जा रहा है कि जब x ज़ीरो होगा तो यहाँ पर डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर ज़ीरो डेंसिटी होगी, और जब आप यहाँ पर लेकर के आएंगे तो डेंसिटी की वैल्यू लेमडा नॉट इंटू एल हो जाएगी। मीनिंग इज़ कि जब आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। सिंस डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब वहाँ पर मास का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो आप पाओगे कि अगर इसके हाफ से वॉच करना चाहो, हाफ लोकेशन से यहाँ से, तो आप पाओगे कि दिस सेकेंड हाफ विल हैव अ मोर मास एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ के पास डेंसिटी कम है, सेकेंड हाफ के पास डेंसिटी ऑन एन एवरेज ज़्यादा है। सो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर नहीं आएगा, इतना हम गारंटी से कह सकते हैं। तो ये अपना कॉमन सेंस डेवलप कर लेंगे। और अगर मिड पॉइंट पर नहीं आएगा तो क्या ये फर्स्ट टेरिटरी पर आएगा या सेकंड टेरिटरी पर आएगा? तो आप बोलोगे जहाँ पर ज़्यादा मास होता है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब सेकंड पर आएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो l/2 से ज़्यादा आएगा। अब कितना ज़्यादा आएगा वो अपने को कैलकुलेट करके निकालने के बाद ही पता चलेगा, डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता है। सो इतना इंटरप्रिटेशन ज़रूर कर सकते हैं हम लोग। एनीवे, सो लेट्स प्रोसीड सॉल्विंग इट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले यहाँ से x डिस्टेंस पर चलेंगे जैसा इसने बोला है, और वैसे भी हम लोग x डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। इसको हमने ओरिजिन पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। यहाँ पर ये इसकी लेंथ को हम dx बोलेंगे। सो ये dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लिया है, और इसका मास को dm बोलेंगे, डिफरेंशियल मास। आफ्टर मेकिंग दिस डायग्राम, अब अपने को एक्सीएम, वाईसीएम, जेडसीएम के बारे में बात करना होगा। तो आप बोल सकते हो कि वाईसीएम जो है वो ज़ीरो आएगा, जेडसीएम भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि सारा कुछ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, बाकी डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। जहाँ तक एक्सीएम की बात है उसको ज़ीरो नहीं बोलेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस ये कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इंटीग्रेशन एक्स dm डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dm वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले dm निकालना होगा, फिर x से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हाउ टू राइट द dm इन केस ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन? यू रिमेंबर कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में dm को हम लोग लेमडा dx लिखते हैं। हो गया, लेमडा की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे दी है, तो ये बन जाएगा लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। लेमडा नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, तो dm की वैल्यू आपको पता चल जा रही है। अब इस dm को बारो करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड। एक्सीएम डायरेक्टली लिखते हैं, ये आएगा x, dm के प्लेस पर आप लिखेंगे लेमडा नॉट x dm और dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन, फिर अगेन dm को लिखना है तो ये लिखेंगे लेमडा नॉट x dx। अब आप देखोगे कि ये x में इंटीग्रेशन है तो इसलिए इसकी लिमिट भी लगाएंगे। पहले इसके कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से लेमडा नॉट बाहर आएगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन x² dx। डाउन साइड आपको मिलेगा लेमडा नॉट इंटीग्रेशन x dx।
ना अब इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स लगाने की ज़रूरत है, अप साइड और डाउन साइड। एक्स कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, अगर आपको टोटल मास काउंट करना है तो एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स इक्वल टू एल तक ले जाना पड़ेगा। यानी एक्स रन्स फ्रॉम 0 टू एल, एक्स रन्स फ्रॉम 0 टू एल। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द लिमिट। एक बार ये लिमिट्स प्लेस कर दिया तो इंटीग्रेट करना इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। लेमडा नॉट कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा एल क्यूब बाई 3 और x का इंटीग्रेशन बनेगा एल स्क्वायर बाई 2 आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। तो जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2/3 टाइम्स एल। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमको पता चल गई। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी 2l/3। अगर आप ध्यान से देखो तो l/2 से बड़ा होना चाहिए। यस, l/2 से बड़ा है, तो इसको जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास आएगा इसका, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। अगर कोई आपसे पूछता है ये डिस्टेंस बताइए तो आप बता दोगे l/3 हो जाएगी, और यहाँ से वो डिस्टेंस कितनी होगी 2l/3। सो दिस विल बी द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो आपको आइडिया क्या लर्न करना है कि कभी अगर आपको मास डेंसिटी पता हो तो आप उसका सेंटर ऑफ मास बहुत इजीली निकालने वाले हैं। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन केस में आप डीएम को उसका लीनियर मास का फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरह से डीएम हम लोग लिखते हैं, फिर इस डीएम को वापस इस पर रख देंगे, एक्सप्रेशन पे इंटीग्रेट कर देंगे और फाइनली आपको एक आंसर मिल जाएगा। ओके, इसको आप एज ए रिजल्ट याद ना भी रखें तो चलेगा, क्योंकि अगर हमने लेमडा बदल दिया तो हमारे आंसर बदल जाते हैं, राइट। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा लेमडा यूज़ किया गया है। यस, अगर लेमडा एक्स की पावर 1 यूज़ किया गया है, लीनियर मास डेंसिटी, इसको लीनियर मास डेंसिटी को ये लीनियर मास डेंसिटी है, तो अगर ये लीनियर मास डेंसिटी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये आंसर आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आंसर अपना बदल जाएगा और आपको इमीडिएटली कैलकुलेट करनी होगी और फिर आंसर बताना होगा। Now let's talk about center of mass position of some important mass distribution। तो कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कॉमन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसको याद भी रखेंगे। जैसे फर्स्ट मैं नाम करूँ रिंग, यूनिफॉर्म है। सो अगर यूनिफॉर्म रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा आप उसको बता सकते हो। सो उसके लिए अगर ये अपना यूनिफॉर्म रिंग है तो इसका मतलब हर पॉइंट का मास जो है मास डेंसिटी बराबर है, इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे पाया जाता है। सो सेंटर विल बिकम दी सेंटर ऑफ मास। ये आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, बोल सकते हो और इसको प्रूफ भी कर सकते हो। सो प्रूफ करने को बोला जाएगा तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। नो इसको प्रूफ ना करके इसके एक सेक्टर को प्रूफ करेंगे हम लोग। तो अगर यूनिफॉर्म रिंग दिया गया है तो डेफिनेटली आप उसको सेंटर पे बोल देंगे, लेकिन अगर इसका पार्ट दिया गया है तो सेमी रिंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। तो इस रिंग से रिलेटेड है सेमी रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग, टू बी प्रिसाइज सेमी सर्कुलर रिंग। इसके सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे, उसकी लोकेशन को, और उसका प्रूफ भी करना चाहेंगे। अगर सेमी सर्कुलर का निकल के आ जाएगा तो फिर हम पूरा कंप्लीट सर्कल का भी बता सकते हैं। सो उसका फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, उसके सेंटर को ओरिजिन पकड़ लिया गया है और ये जो रेड कलर का है वो सेमी सर्कुलर रिंग है। इस सेमी सर्कुलर रिंग को यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यूनिफॉर्म केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म केस आएगा तो वो आपको लेमडा देगा, तो लेमडा को कैसे यूज़ करना होता है वो आप जानते हो। सो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ उसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम लीनियर मास डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये 2 डायमेंशनल स्टफ है, बट जो मास है वो एक लाइन पर ही है। ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट जो मास जो है वो लाइन पर है। जब कोई मास लाइन पर होता है तो उसको हम लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। एरियल या सरफेस मास डेंसिटी हम तब बोलते हैं जब वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो रिंग इज़ टू बी कंसिडर्ड एज ए लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन और ये कॉन्स्टेंट है। सो आइडिया ये होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं। अब आपको देखना होगा पहले कॉमन सेंस है कि ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक्स वाई प्लेन पर है, दिख रहा है आपको, है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे सेंटर ऑफ मास के, उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे जेड सी एम डेफिनेटली 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मास जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो जेड की डायरेक्शन में कोई नहीं आने वाला है। अच्छा, ये सिमेट्रिकल है तो हम सिमेट्री को भी यूज़ करना चाहेंगे। सिमेट्री का यूज़ करने का मतलब ये होगा कि जो वाई एक्सिस, अगर आप वाई एक्सिस देखो तो वाई एक्सिस इस वाले पूरे मास को लेफ्ट और राइट को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। तो जितना यहाँ पे पोर्शन एग्जैक्टली उतना यहाँ पे पोर्शन है। तो अगर आपने कभी ऐसा सोचा होता कि लेफ्ट से एक छोटा सा मास यहाँ पे कंसीडर करते, एक छोटा सा मास यहाँ पे कंसीडर करते, तो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा।
मिड पॉइंट पर आएगा। अगर आपने यहाँ पर एक मास कंसीडर किया, उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे मास कंसीडर किया तो सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर आएगा। इसका मतलब है कि सिमेट्रिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर नहीं लाई करेगा। और ये इस तरह से कुछ सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि सभी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स के लिए सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो सिंस वाई एक्सिस से बहुत सारे सेंटर ऑफ मास आ जाएंगे, फिर इन सभी सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पर ही आएगा, एक्स एक्सिस पर नहीं आ सकता है। तो यहाँ से हम कॉमन सेंस या फिर इस तरह का इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये बता सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो वाई एक्सिस पर ही आएगा। तो उसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा, एक्स सी एम भी जीरो हो जाएगा। ना ये मैंने ये दो वैल्यूज़ को जीरो लिखा है। जेड सी एम जीरो क्यों लिखा? क्योंकि जेड डायरेक्शन में कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है। एक्स सी एम क्यों लिखा है? एक्स सी एम इसलिए लिखा है कि एक्स के लिए सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना पॉजिटिव एक्स में है उतना ही नेगेटिव एक्स में है, तो वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर जाएंगे। तो इसका मतलब अपने को क्या चाहिए? केवल और केवल वाई सी एम चाहिए। तो पहले कॉमन सेंस ये पॉइंट पता चला कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेसिकली इस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, तो आप बोलोगे सिमेट्रिकल एक्सिस पर लाई करता है यूनिफॉर्म केसेस के लिए, जैसे कि रिंग के सेंटर पर आना और इस तरह से इसकी भी सिमेट्री पॉइंट पर आएगा। अब कहाँ पर आएगा? लेट से इस लोकेशन पर आता है, तो इसके लिए हमको ये पता करना होगा, ये हमारे लिए वाई सी एम का काम करेगी। इसी वाई सी एम को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो वाई सी एम की वैल्यू कितनी बनेगी? वाई सी एम की वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस फॉर्मूले को अपने को सॉल्व करना है और पता करना है कि कितना इसकी वैल्यू आने वाली है। आपको क्या पता होगा? आपको ये ज़रूर बताया जाएगा कि इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस आपको दी जाएगी। रेडियस के टर्म में अपना आंसर आ जाएगा। रेडियस इसकी आर है, से कैपिटल आर है। सो अगेन कैसे, उसके लिए पहले आपको डीएम चूज़ करना होगा। अब आपको लर्न करना है कि ये इंटीग्रेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक डीएम चूज़ करेंगे और उस डीएम का सेंटर ऑफ मास जो होगा उसको वाई पकड़ेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब डीएम कहाँ पर होगा? डीएम आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो जो उसके मास पर लाई कर रहा हो। अब हम इसको एक्स वाई के टर्म में ना लेकर के किसी और के टर्म में लेंगे जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो कि एक्स एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे जाते हैं, और जब हम एंगल थीटा पर जाएंगे तो एक इस बाउंड्री पर आ जाएंगे। जहाँ पर ये बाउंड्री पर आएंगे वहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और दूसरे जो टर्म आएगा, इसका जो दूसरा एंड आएगा उसको हम डी थीटा बोल देंगे, डी थीटा। इसका मतलब है कि ये जो एंगल, छोटा सा एंगल यहाँ पे बन रहा है उसका नाम डी थीटा है। सो थीटा डायरेक्शन में जाने के बाद डी थीटा के एक एंगल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ये आर्क बनेगा, छोटा सा आर्क, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी वो हम बताएंगे। वो आर इंटू डी थीटा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वो छोटा सा इनसाइड वाला एंगल डी थीटा है और आर उसका रेडियस है, तो आर डी थीटा उसका आर्क लेंथ हो जाएगा। इसके बाद उसके मास को हम डीएम पकड़ेंगे, कि हम एज्यूम करेंगे इसका जो मास है वो डीएम है। डीएम इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट जो भी आपने ड्रॉ किया है। अब इस डीएम को लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हाउ वी विल राइट दिस डीएम? डीएम इज रिटन एज लेमडा इंटू डी एक्स। डी एक्स का मतलब डी एल होता है, बेसिकली लेंथ होता है, डी ऑफ लेंथ। अब यहाँ पर जो लेंथ आ रहा है वो कितना जा रहा है? आर डी थीटा। सो इसको हम लिखेंगे लेमडा इंटू लेंथ विच इज आर डी थीटा। दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस डीएम। एक बार आपने डीएम लिख लिया, देन आफ्टर इसके इंटीग्रेशन करना है। अब आप देखोगे कि अब अगर हम डीएम को यहाँ पर रखेंगे तो ये डी थीटा के टर्म में आएगा, और अपने को वाई को भी जस्टिफाई करना होगा। ये वाई क्या है? तो वाई क्या है? ये जो डीएम है इसका वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? फिर एक प्रोजेक्शन करना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में। तो अगर इसका हम प्रोजेक्शन करते हैं, इसका मतलब हमको ये जो डिस्टेंस, इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाला वाई, दैट इज गोइंग टू बी वाई। और आप चाहो तो इसको इस पर प्रोजेक्ट करा दो, तो फिर ये डिस्टेंस हो जाएगी, वो वाई हो जाएगी। वो वाई सी एम नहीं आएगा, वो अभी वाई आएगा, फिर वाई के इंटीग्रेशन से वाई सी एम आएगा। अच्छा, ये इसके रेडियस आर दिए, तो क्या हम ये बता सकते हैं वाई की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि ये 90 है। सो वाई कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा। कैन यू थिंक ऑफ? क्योंकि ये जो ये पार्ट है ये रेडियस है आर। सो थीटा एंगल आपको पता है, सो परपेंडिकुलर आर साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये आपको जमता है तो फिर अपना काम हो गया, और हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं वाई सी एम को, और यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो वाई सी एम की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन वाई इज आर साइन थीटा। इसको भी हमने थीटा के टर्म में लिखा, जो कि थीटा वैरी कर रहा है। डीएम को भी थीटा के टर्म में लिख लिया, आर डी थीटा लेमडा के साथ, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम विच इज लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। ना आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो लेमडा कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म केस कर रहा है,
और थीटा वेरिएबल है, आर भी कांस्टेंट है। सपोज करो कभी ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आने वाला है, आएगा कि सेमी सर्कुलर रिंग है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, कहीं पर थिक है कहीं पर थिन है, तो उस केस में लेमडा आपको फंक्शन ऑफ थीटा दे देगा। अगर लेमडा फंक्शन ऑफ थीटा होगा तो इस लेमडा को यहाँ पर रख लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, लेमडा को बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ पर सिंस लेमडा कांस्टेंट है इसलिए इसको आपको आउटसाइड निकालना चाहिए। ये बनेगा लेमडा इंटू आर स्क्वायर, अप साइड डाउन साइड से लेमडा इंटू आर कॉमन आ रहा है, ये ऊपर इंटीग्रेशन बनेगा साइन थीटा डी थीटा और नीचे इंटीग्रेशन बनेगा ओनली डी थीटा का ना। ये कांस्टेंट तो हैंडल हो जाएंगे, लिमिट्स देखना है। अब आपको देखना है कि आपको ये इंटायर मास काउंट करना है। इंटायर मास काउंट करने के लिए जो आपका वेरिएबल थीटा है वो थीटा कहाँ से कहाँ तक रन करेगा। सो इनिशियली थीटा की वैल्यू 0 आएगी, जब ये थीटा इधर आ जाएगा तो फिर ये 180 डिग्री हो जाएगा यानी पाई हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू लिमिट्स रन करेगी फ्रॉम 0 टू पाई, दैट इज़ फ्रॉम 0 टू पाई। ये आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके समझना होता है और फिर कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी बिग डील। लेमडा कैंसिल हो गया, इसका मतलब लेमडा पे डिपेंड नहीं करता है और आर, एक आर बच जाएगा तो एक आर लिखेंगे और ऊपर साइन थीटा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं माइनस कॉस थीटा और नीचे आएगा आपको थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा बन जाएगा, इसकी लिमिट 0 टू पाई है, इसकी भी लिमिट 0 टू पाई लगानी है। इंटीग्रेशन के जो भी रूल है वो सारे फॉलो करने हैं। जब हम कॉस थीटा में इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे, एक माइनस को आप चाहो तो बाहर निकालो तो ये बनेगा माइनस आर कॉस पाई माइनस कॉस 0, मैं शो करके दिखा दे रहा हूँ, डायरेक्टली भी लिखा जा सकता था, और ये बनेगा पाई माइनस 0। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस आर और कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1 डिवाइड बाई पाई। आप देखोगे कि -2 का 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा ट्वाइस आर बाई पाई। इसका मतलब अपने को पता चलता है कि YCM की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, YCM इज कमिंग एज 2r बाई पाई, ट्वाइस radius divided by pi. This is the point where the center of mass is going to lie of a uniform semicircular ring. काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। तो जब कभी आपसे बोलता है कि इस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो सेंटर ऑफ मास पकड़िए, तो आपको क्या करना है, उसके सिमेट्रिकल एक्सिस पे जाना है और कितना YCM करना है। तो ये जो YCM की वैल्यू आपने निकाली है दैट केम आउट टू बी 2r बाई पाई। सो आप सेंटर पॉइंट से सिमेट्रिकल एक्सिस पे 2r बाई पाई पे जाएंगे, आपको उसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इसका मतलब अगर इसका मास कैपिटल M है तो इंटायर मास को आप कहाँ पर लोकेटेड एज्यूम करेंगे, इस पॉइंट पर लोकेटेड एज्यूम करेंगे, सेंटर पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड एज्यूम करेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशन रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ओके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू बी नोटेड। नाउ बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। जैसे अभी हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए सॉल्व किया था, तो मैं उसको नॉन यूनिफॉर्म करूँगा, लेमडा को वेरिएबल बनाऊंगा। तो अगर लेमडा वेरिएबल होगा तो आपको सारे स्टेप सेम करने हैं। द ओनली थिंग कि यहाँ पर जो लेमडा आ रहा है, यहाँ पर जो लेमडा आ रहा है उसको उसकी वेरिएबल वैल्यूज को रखना है, फिर इंटीग्रेशन प्रॉपरली करना है। ओके, सो लेट मी गिव यू अ होमवर्क। So here is the question. It says find the center of mass of a non-uniform semicircular ring of radius capital R having linear mass density lambda is equal to lambda naught sin theta, where theta is shown there. Theta varies from 0 to 180 degree और pi and radians. So इसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चाहिए। अभी भी आप ZCM और XCM को 0 बोलेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है, और YCM कैलकुलेट करेंगे। एक बार चेक भी करेंगे क्या XCM 0 आता है या नहीं। ओके ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क। नाउ यूनिफॉर्म डिस्क, अगर अपने पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है, लेट्स से ये डिस्क का मतलब इस तरह से इस पर मटेरियल होगा, तो मैं शेड कर दे रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड डिस्क, और इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये यूनिफॉर्म है देन नो डाउट इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, इसके सेंटर पॉइंट पर रहेगा। सो दैट विल बिकम द सेंटर ऑफ मास। इसलिए कंप्लीट डिस्क के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा दैट विल बी ऑब्वियस इन केस ऑफ यूनिफॉर्म। अगेन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो फिर ज़रूरी नहीं कि सेंटर पॉइंट पर हो, फिर सेंटर ऑफ मास कहीं भी लाई कर सकता है। और ऑफ कोर्स कहाँ पर लाई करेगा, इसी की पेरीफेरी के बीच पे लाई करेगा, बाहर नहीं लाई कर सकता है, राइट। सो इस तरह से सेंटर ऑफ मास हम डिस्क के बारे में बता सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म के लिए एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। ना अपना पॉइंट है कि यूनिफॉर्म डिस्क हो लेकिन ये कंप्लीट ना हो, सेमी सर्कुलर हो, सेमी डिस्क है। तो हाफ डिस्क होगा देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
और इस ये अपने लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हाफ डिस्क, इसको हाफ आपने कट कर दिया है और इसका सेंटर ऑफ मास अपने को चाहिए। इसका डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। सेमी डिस्क के बारे में बात करेंगे। सो इस सेमी डिस्क के लिए इसको हमने सेंटर एज्यूम कर लिया, ओरिजिन बेसिकली। और मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना एक्स प्लस में है उतना माइनस पर है, सिमेट्रिकल है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा, तो जेड सी एम ज़ीरो रहेगा और एक्स सी एम को हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वो ज़ीरो आएगा और कॉमन सेंस से सिमेट्री से भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कोई वाई एक्सिस पर आएगा तो इसका केवल वाई सी एम निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर आएगा। अच्छा, इसकी रेडियस लेट से इस तरह से देगा, डेंसिटी और रेडियस। तो डेंसिटी कांस्टेंट है, रेडियस आर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास यानी वाई सी एम की जो वैल्यू होगी वो आर से बड़ी नहीं होगी क्योंकि ये पॉइंट आर तक जाने वाला है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस इज आर, रेडियस इज इक्वल टू आर। और इसका जो सिग्मा है वो कांस्टेंट है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन आपको ये बोलना होगा कि वाई सी एम की वैल्यू अपने को पता करना है, तो फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम। इसको अपने को परफॉर्म करना है। अब पहले तो आपको डी एम पता करना होगा, छोटा सा डिफरेंशियल मास एलिमेंट, और फिर उसके लिए वाई पकड़ेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपने कहीं छोटा सा वाई डी एम मास यहाँ पे पकड़ते हैं तो आप देखोगे डी एम जो है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये डबल इंटीग्रेशन को जाएगा। और हम लोग वैसे भी बात कर चुके हैं कि टू डायमेंशनल केस में डी एम को कैसे लिखते हैं, सिग्मा इंटू डी ए। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहोगे तो इसको ऐसे लिखोगे सिग्मा डी एक्स डी वाई। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन चाहिए होगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंगल इंटीग्रेशन चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि किस तरह से हम इस डबल इंटीग्रेशन को अवॉइड करेंगे और सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने एलिमेंट कैसे चूज़ किया है, हाउ दैट एलिमेंट हैज़ बीन चोजन। और एलिमेंट चॉइस करने के लिए अपने को ये इमेजिन करना होगा कि ये जो डिस्क या सेमी डिस्क अपने पास अवेलेबल है ये किस तरह के मासेस से मिलकर के बना हुआ है। आप कई तरह से अपने इमेजिनेशन को रख सकते हो। आप ऐसे समझ सकते हो ये पॉइंट मासेस से मिलकर के बना हुआ है। जब हम पॉइंट मासेस की बात करते हैं इसको तो हर पॉइंट पर हमें डीएम लेना है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये जो कंस्ट्रक्शन है सेमी डिस्क का वो इस तरह के बहुत ज़्यादा सेमी सर्कुलर वायर से मिलकर के बना हुआ है। कैन वी थिंक ऑफ कि इसके इस तरह से हम सेमी सर्कुलर वायर को एक ऊपर एक कनेक्ट करते हुए चले जाएं तो ये डिस्क का क्रिएशन किया जा सकता है। तो अगर डिस्क को हम सेमी सर्कुलर वायर से क्रिएट करना चाहें तब भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उस केस में हम अपने एक एलिमेंट को सेमी सर्कुलर एलिमेंट भी ले सकते हैं, सेमी सर्कुलर वायर भी ले सकते हैं। और ये अगर आपको समझ में आता है तो ये अपने लिए काफ़ी ईजी जाएगा। इंटीग्रेशन और मैथमेटिक्स काफ़ी ईजी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाने के बाद एक छोटा सा सर्कुलर सेमी सर्कुलर रादर एलिमेंट कंसीडर करेंगे कुछ इस तरह से, वायर। तो ये अपने लिए वायर है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। अब इसमें हम रेडियस को वेरिएबल करना चाह रहे हैं और बिगर रेडियस कितना आएगा, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर तक जाएगी। अब आर डिस्टेंस जाने के बाद एक डी आर थिकनेस लेंगे, यानी डी आर प्लस डी आर रेडियस लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो उस स्मॉल इंक्रीमेंट को भी ड्रॉ करेंगे, वो कुछ ऐसे आ जाएगा। और ये जो छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं तो ये थिक वायर जैसा आपको नज़र आ जाएगा। और इसकी जो आउटर वाली रेडियस है वो आर प्लस डी आर है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो डी आर है। और इसके पास कितना मास आएगा, उस इंटायर मास को हम डीएम बोल रहे हैं। सो डीएम इज़ द मास ऑफ दैट डिफरेंशियल एलिमेंट। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल एलिमेंट चूज़ किया गया है वो सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंशियल एलिमेंट और मास एलिमेंट इज सेमी रिंग। और सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो भी हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे ना। सो यहाँ पर आप लर्न करोगे क्या टेक्निक होती है डबल इंटीग्रेशन को और ट्रिपल इंटीग्रेशन को अवॉइड करने के लिए और सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, इसके मास को हम डीएम पकड़ ले रहे हैं तो इसके लिए हमको डीए निकालना पड़ेगा और फिर हम डीएम लिख पाएंगे। डीए का मतलब डिफरेंशियल एरिया। तो ये जो स्ट्रिप है अगर उस स्ट्रिप को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये जो डी आर थिकनेस का है और आर रेडियस पर है, तो उसको अगर हम स्ट्रेट करना चाहें तो मैं इस तरह से इसको दिखा रहा हूँ।
आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि अगर उस स्ट्रिप को स्ट्रेट किया गया तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। एक मिनट, इट विल बी अपियरिंग लाइक दिस। और ये अप्रोक्सीमेशन आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए भी। सो ये वो स्ट्रिप है जिसको हमने वहाँ पर शेड किया था, यहाँ पर भी शेड कर दे रहे हैं। कैन वी थिंक ऑफ कि इसकी लेंथ कितनी जाएगी ये? यस वी कैन थिंक ऑफ। क्या ये 2 पाई आर टोटल पेरीफेरी होती है, हाफ ऑफ द पेरीफेरी है, तो ये पाई आर के इक्वल हो जाएगी, स्मॉल आर के बराबर होगी। कैन वी थिंक ऑफ इसकी थिकनेस कितनी है? सो यू विल फाइंड की थिकनेस इसकी डी आर है। अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बोला जा सकता है। अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बोल रहे हैं तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इस छोटे से स्टेप का जो एरिया आएगा, सो इसके लिए हम एरिया लिखेंगे, एरिया। सो दैट इज गोइंग टू बी लेंथ इनटू विड्थ, पाई आर डी आर, और इसी को हम डी ए बोल सकते हैं। सो डिफरेंशियल एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप इज गोइंग टू बी दिस। इसका मतलब हमको डी ए पता चल गया। अब इस डी ए को ध्यान से देखोगे तो इसमें केवल आर डी आर, एक ही डी आर आ रहा है, जबकि इसमें डी ए लिखा था तो डी एक्स डी वाई आ रहा था। तो वो डबल इंटीग्रेशन को इन्वाइट करता है और ये सिंगल इंटीग्रेशन को इन्वाइट करेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके लिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखना होगा कि इसका वाई क्या लिखना होगा। वाई मतलब सेंटर ऑफ मास लोकेशन डीएम। इस डीएम का जो वाई होगा, तो डीएम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ के लाई कर रहा होगा, रिंग का, सेमी रिंग का जो अभी आप लोगों ने बात की थी। और उसके लिए ये जो डिस्टेंस आती है ये हम लोग बात कर चुके हैं, ये 2r/पाई होता है। सो पॉइंट इज कि यहाँ पर हमने क्या क्या रखना है, y की वैल्यू रखनी है 2r/पाई, दैट इज सेंटर ऑफ मास। यानी y क्या होता है, y इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। और व्हाट इज टू बी रिटन फॉर डीएम, तो डीएम के प्लेस पर आप लिखने वाले हो सिग्मा, लेट्स से मास डेंसिटी उसकी सिग्मा है जो कि कांस्टेंट है, इनटू डीए, और इन प्लेस ऑफ डीए हम लोग लिखेंगे पाई आर डी आर। विद दीज रिप्लेसमेंट्स दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। सो दोनों रिप्लेसमेंट कैसे आ रहे हैं वो आपको समझना है। सो वी हैव स्मार्टली चोजन डी एम। डी एम इज फॉर अ सेमी रिंग। फिर उस सेमी रिंग का एरिया चाहिए था डी ए, उसके लिए उस स्ट्रिप को ऐसे वॉच कर लिया और वहाँ से आपको डी ए पता चल गया। फिर वाई क्या होता है इस एक्सप्रेशन में, जो भी आपने डीएम चूज़ किया उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अगर डीएम पॉइंट नहीं है तो फिर हम उसका सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। तो वो सेमी रिंग था, उसका सेंटर ऑफ मास 2r/पाई होता है, जो कि अभी कैलकुलेट किया था, प्रूव किया था, उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट बोल देते हैं। अगर आपको ये जो डिफरेंशियल वाला एरिया निकाला है, इस तरह से ना भी निकालना चाहें तब भी चलेगा, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। तो कॉमन सेंस वाला मेथड भी बता देते हैं। कॉमन सेंस मेथड आपका ये होगा कि ये इसका जो एरिया आएगा वो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैन वी राइट की एरिया, और वो डी ए इज लाइक दिस की हाफ इसलिए क्योंकि पाई आर स्क्वायर टोटल होता है तो उसका हम आधा करना चाहेंगे, और पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर आपके दिमाग में इस तरह से लिखने को आता है, जमता है, और यहाँ से भी आप वो निकाल सकते हो। पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर कर रहे थे, इसका मतलब है बाहर वाले सर्कल का एरिया आ रहा था, और पाई आर स्क्वायर कर रहे थे तो अंदर वाले सर्कल का एरिया आ रहा था। दोनों को डिफरेंस कर रहे थे तो बीच वाला पार्ट आ रहा था, फिर हाफ कर दिया क्योंकि उसका सेम ही चाहिए था। समझा? अगर ये समझता है तो फिर इससे भी हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। कैसे डेरिवेशन जाएगा वो आप एक मिनट के लिए देख लीजिए। तो यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हो, बाई 2 आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये बनेगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेशंस भी लर्न होंगे कि कैसे अप्रोक्सीमेशंस करते हैं जो कि लॉजिकली वैलिड होते हैं। तो ये बनेगा पाई बाई 2 इन ब्रैकेट, ये बनेगा ट्वाइस आर प्लस डी आर, और ये आर आर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बनेगा डी आर। अंडरस्टूड? नाउ तो अपने को जो डी ए मिल रहा है वो ये मिल रहा है। देन आफ्टर आप बोलोगे कि देखो अब चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो तब भी चलेगा। तो जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो पाई बाई 2 आर डी आर आएगा प्लस डी आर का स्क्वायर आएगा। अब देखोगे जो डी आर होता है वो बहुत छोटा एलिमेंट होता है। डी आर इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, और उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो दैट विल बिकम स्टिल 0, स्टिल मोर 0, राइट है, इन्हें की मतलब और भी 0 को टेंड करेगा। और ये नंबर एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो एक सिग्निफिकेंट नंबर के आगे एक 0 नंबर को आपको ऐड करना इज लाइक कि आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ये टेंडिंग टू 0 जाएगा। सो डी ए की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, डी ए इज गोइंग टू हैव अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज पाई बाई 2 इंटू 2 आर डी आर।
we can drop it. Why? Because it's extremely small as compared to the next term. So इसकी जो वैल्यू बन जाएगी कितनी बन जाएगी, पाई इंटू आर इंटू डी आर. सो अगर आप इस तरह से भी थिंक करना चाहते हो जमता है. अभी आपने देखो यहाँ से भी आपने कैलकुलेट किया था, पाई आर डी आर आया था, यहाँ से भी कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, पाई आर डी आर आया. इसलिए हम उसको चाहें तो उस स्ट्रिप को स्ट्रेट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम चाहें तो उसको अलग से एरिया का कैलकुलेशन कर सकते हैं. अल्टीमेट पॉइंट इज कि अपने को डीएम लिखना आना चाहिए. उसके लिए डीए को कैसे मैनिपुलेट करना है, दैट वाज इंपॉर्टेंट. वो जमता है तो फिर ये वाई आपको पता चल गया. अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके इसके आंसर तक पहुंचा सकते हैं. So let's go for calculation and find it out what the final answer becomes. So YCM is integration y dm divided by integration dm. Now we have got to know कि इनकी वैल्यूज़ क्या लिखनी है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ. y की जगह पे अपने को लिखना है ट्वाइस r बाई पाई इंटू डी एम के प्लेस पर अपने को लिखना है सिग्मा इंटू डी ए. इन प्लेस ऑफ डी ए लिखना है पाई आर डी आर. डिनोमिनेटर पर रहेंगे तो ये बनेगा सिग्मा पाई आर डी आर. कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं तो ये बनेगा ट्वाइस सिग्मा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर. यहाँ पर सिग्मा इंटू पाई आएगा और इंटीग्रेशन आर डी आर. अब आपको देखना होगा कि अगर इंटायर मास को इनकॉर्पोरेट करना है तो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए. तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन आर के टर्म में कर रहे हैं. कैन वी से कि अगर आपको यहाँ से जीरो से लेकर कैपिटल आर तक जाना चाहिए अगर टोटल मास को इनकॉर्पोरेट करना है तो आर की वैल्यू रेडियस शुड बी रनिंग फ्रॉम जीरो रेडियस टू कैपिटल आर रेडियस. जीरो रेडियस टू कैपिटल आर रेडियस. दैट मीन्स जो हमको सेमी रिंग्स चूज करनी है वो जीरो रेडियस से कैपिटल आर रेडियस की रिंग्स को चूज करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा डिस्क में, सेमी डिस्क में. सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, इसका मतलब सिग्मा मैटर नहीं करता अपने लिए. 2/पाई आएगा और अप साइड का इंटीग्रेशन आप समझते हो, ये बनेगा r³/3 और डाउन साइड का इंटीग्रेशन आ जाएगा r²/2. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 4, एक r बचेगा डिवाइड बाई 3 पाई. सो अपने को फाइनली एक एक्सप्रेशन मिल जाता है कि YCM की जो वैल्यू आएगी यानी सेंटर ऑफ मास सेमी डिस्क का सिमेट्रिकल एक्सिस पर आता है 4r डिवाइड बाई 3 पाई. अगेन एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया है. कैसे प्रूफ किया है वो भी आपको जानना है. वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. और फाइनली आपको ये नंबर याद भी रखना है क्योंकि एक रिजल्ट है. तो सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास रहता है 4r/3 पाई पर, जो कि कहाँ से होगा, सेंटर पॉइंट से होगा और सिमेट्रिकल एक्सिस पर होगा. इस केस को आप देख सकते हो ध्यान से. नो अगर एडवांस लेवल पे या अदरवाइज कोई क्वेश्चन कभी आता है तो वो क्या करेगा, कोई सिग्मा को चेंज करेगा. ऐसा बोलेगा कि सिग्मा इज़ अ फंक्शन ऑफ आर और समथिंग लाइक दैट. तो सिग्मा अगर आर का फंक्शन दिया जाएगा तो इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं. तो यहाँ पर जो सिग्मा अंदर था ये फंक्शन ऑफ आर होगा तो यहाँ पर रख देंगे और फिर उसको इंटीग्रेशन में यूज़ कर लेंगे. सिमिलरली डाउन साइड भी रखेंगे और अपना एक दूसरा आंसर आ जाएगा. तो पॉइंट है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स अपने लिए रहेंगे वो एक एलिमेंट चूज करना. बेटर एलिमेंट वुड बी टू टेक अ सेमी रिंग एंड देन गो एयर. आप चाहो तो सेमी रिंग अगर नहीं भी लेना चाहते तो आप कोई और भी एलिमेंट ले सकते हो, जैसे कि एक पॉइंट ले सकते हो, उसका एक्स वाई करो, dx dy करो, डबल इंटीग्रेशन करो, वहाँ से भी आपको यही आंसर मिलेगा. सो नो मैटर कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो, आंसर यही आएगा. बट वी ऑलवेज स्ट्राइव टू गेट अ मैथड विच इज़ ईजियर एंड सिंपल. ओके, सो दिस इज़ फॉर सेमी डिस्क. तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं. तो अपने दो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मासेस की लोकेशन लर्न की, सेमी रिंग का यूनिफॉर्म केस के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए होमवर्क, और सेमी डिस्क के लिए यूनिफॉर्म केस के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.